प्रणाम। मैं अल्पना सिंह, सप्ताक्षर की राष्ट्रीय साहित्य मंत्री, आज पुनः सप्ताक्षर काव्य संध्या में हाजिर हुई हूँ। आज हमारे काव्य संध्या के मंच की शोभा बढ़ाएंगे आदरणीय अशोक रावत जी। तकनीकी दिक्कत के कारण वह अभी तक जुड़ नहीं सके हैं। मैं आदरणीय के लिए कुछ पंक्तियों को, उनके एक मतलब और दो शेर को प्रस्तुत करती हूँ। कभी वो राह में बिखरे हुए पत्थर नहीं गिनते, कभी वो राह में बिखरे हुए पत्थर नहीं गिनते। सफर का शौक है जिनको किलोमीटर नहीं गिनते, कभी वो राह में बिखरे हुए पत्थर नहीं गिनते। सफर का शौक है जिनको किलोमीटर नहीं गिनते। उन्हें भी दर्द देती है सफर की मुश्किलें, लेकिन उन्हें भी दर्द देती हैं सफर की मुश्किलें, लेकिन जो मंजिल तक पहुंचते हैं कभी ठोकर नहीं गिनते। उन्हें भी दर्द देती है सफर की मुश्किलें, लेकिन जो मंजिल तक पहुंचते हैं कभी ठोकर नहीं गिनते। उन्हें जब चोट लगती है गिरा देते हैं अपने फल, उन्हें जब चोट लगती है गिरा देते हैं अपने फल। दरख्त अपनी तरफ फेंके हुए पत्थर नहीं गिनते, कभी वो राह में बिखरे हुए पत्थर नहीं गिनते। सफर का शौक है जिनको किलोमीटर नहीं गिनते। तो इसी के साथ मैं एक मतला और दो शेर आदरणीय अशोक रावत जी का आपके समक्ष प्रस्तुत की हूँ। तकनीकी असुविधा के कारण अभी वह हमारे मंच पर हाजिर नहीं हुए हैं। मैं उनकी प्रतीक्षा में हूँ और लगातार उनसे संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रही हूँ। तो आदरणीय के संबंध में मैं यही बताऊंगी कि वो एक श्रेष्ठ गजलकार एवं देश के उस्ताद शायर हैं और उस्ताद शायर का मैं अपने सप्ताक्षर मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और उसके साथ साथ मैं अपनी समस्त श्रुति श्रोताओं का, कवि मित्रों का सप्ताक्षर काव्य संध्या पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे आदरणीय संस्थापक, हमारे आदरणीय अध्यक्ष संस्थापक रवि प्रताप सिंह जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका सप्ताक्षर काव्य संध्या में उनका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं आदरणीय रवि प्रताप जी के संबंध में ये बताना चाहती हूँ कि वे साहित्य प्रेमी हैं और सप्ताक्षर पटल के वे निर्माता हैं और वो निरंतर साहित्य सेवा के लिए कटिबद्ध रहते हैं और लगातार प्रयास करते हैं अपने कमेंट के द्वारा। वे लोगों को उत्साहित करते हैं, दर्शकों को, और जितने भी कवि मित्र इस मंच की शोभा बढ़ाते हैं सबको निरंतर वह कमेंट के द्वारा प्रोत्साहित करते हैं और कार्यक्रम को गति प्रदान करते हैं। उनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और उनके प्रति आभार अभिव्यक्त करती हूँ। और इसके साथ साथ हमारी संस्था के राष्ट्रीय संरक्षक प्रेम शंकर त्रिपाठी जी का भी मैं इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करती हूँ और हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ। मैं आदरणीय के विषय में यह बताना चाहती हूँ कि अशोक रावत जी ने का जन्म मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी शिक्षा दीक्षा इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सिविल इंजीनियरिंग में इन्होंने डिग्री हासिल की है और ये मुख्यतः इनकी अनेकानेक गजल संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके हैं और जिसमें उनके गजल संग्रह जो मुख्य रूप से जिन्होंने समाज में काफी नाम और यश अर्जित किया है वह है थोड़ा सा ईमान, कोई पत्थर नहीं है हम, रोशनी के ठिकाने, मैं परिंदों की हिम्मत पे हैरान हूं, खरी खरी। इन समस्त गजल संग्रह में इन्होंने समसामयिक विषयों को उठा करके उस पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। इन्हें अनेकानेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है
और मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ कि वो हमसे जुड़ें और वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैं लगातार संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रही हूँ और आदरणीय के विषय में मैं यह भी बताना चाह रही हूँ कि वे समाचार पत्रों में, पत्र पत्रिकाओं में निरंतर उनकी गजलें प्रकाशित होती रहती हैं और फेसबुक में गजलों की दुनिया नामक एक ग्रुप है जिसका वो संचालन करते हैं और उसमें वह गुरु की तरह उसमें जितनी भी भ्रम और भ्रांतियां हैं गजल को लेकर, उनकी बारीकियों को वह जितने भी नवांकुन है उनके समक्ष वह उन्हें समझाते हैं, बताते हैं। और इसके साथ साथ अशोक रावत की गजलें पेश पर अत्यधिक मात्रा में लोग उनसे जुड़े हैं, उनकी गजलों को पढ़ते हैं और पढ़ करके वहां वैसे सीखते हैं कि किस तरह से अपने मनोभाव को गजलों की मापी के द्वारा किस तरह से व्यक्त किया जाए, वहां पर उसका अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से मैंने उनके विषय में ये बताया है और मैं लगातार चेष्टा कर रही हूँ कि वो जुड़े, लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं। हमारे आज काव्य संध्या के मंच की शोभा वो बढ़ाने वाले थे, लेकिन अभी तक वह आए नहीं है। लेकिन हमारे जो सबसे सक्रिय उत्तराखंड से महावीर सिंह वीर जी हमसे जुड़ गए हैं, आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं, आशुतोष पाठक जी जुड़ करके वह लिख रहे हैं, सत्येंद्र सिंह सत्य आ गए हैं, कार्तिक जी आए हैं। सत्येंद्र सिंह सत्य हमारे बहुत ही अच्छे संचालक हैं और हमारे शब्दाक्षर के जितनी भी रचनाएं होती है उसकी वह समीक्षा करते हैं। गौरीशंकर भावुक जी चेन्नई से जुड़ गए हैं और अशोक रावत जी का हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं, किंतु अशोक रावत जी को नेटवर्क ग्लिच के कारण वे जुड़ नहीं पा रहे हैं। निरंतर उनके साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रही हूँ। दरअसल रवि प्रताप जी के साथ आप जुड़ने का प्रयास करें, देखिए क्या बोल रहे हैं, क्यों आदरणीय जुड़ नहीं पा रहे हैं। महावीर सिंह जी, गौरीशंकर भावुक जी, सत्येंद्र सिंह सत्य जी, सभी के प्रश्न लेकर के मैं प्रस्तुत हुई हूँ। मैं तैयार हूँ कि वो आए और उनसे मैं उनके समक्ष प्रश्नों को निवेदित करूं, किंतु तकनीकी असुविधा के कारण वे जुड़ नहीं पा रहे हैं। बड़े खेदजनक स्थिति में मैं हूँ, क्या क्या किया जाए। चलिए मैं माँ शारदे के चरणों में कुछ पंक्तियों को निवेदित करती हूँ। लेखनी में ज्ञान का संचार हो जाए, लेखनी में ज्ञान का संचार हो जाए, स्वप्न आंखों में पला साकार हो जाए। लेखनी में ज्ञान का संचार हो जाए, स्वप्न आंखों में पला साकार हो जाए। भाव के लिए पुष्प मैया द्वारे आई हूं, भाव के लिए पुष्प मैया द्वारे आई हूं, प्रार्थना मां शारदे स्वीकार हो जाए। लेखनी में ज्ञान का संचार हो जाए, स्वप्न आंखों में पला साकार हो जाए। तो इसके साथ ही साथ मैंने मां शारदे के चरणों में कुछ पंक्तियों को निवेदित किया है। अब मैं एक कुंडली छंद आपके समक्ष पढ़ती हूँ और उनका इंतजार कर रही हूँ कि किसी तरह वह जुड़ सकें। आए हैं मां शारदे लेकर हम फरियाद, सुदृढ़ हमारी कीजिए लेखन की बुनियाद। आए हैं मां शारदे लेकर हम फरियाद, सुदृढ़ हमारी कीजिए लेखन की बुनियाद। लेखन की बुनियाद काव्य सुचिता का वर दो, तिमिर हटाकर मातु प्रकाशित हिय को कर दो। भाव के बस पुष्प चढ़ाने तुमको आए, दे दो मां आशीष द्वार पर हम भी आए। दे दो मां आशीष द्वार पर हम भी आए। आए हैं मां शारदे लेकर हम फरियाद, सुदृढ़ हमारी कीजिए लेखन की बुनियाद। इसी तरह मां के चरणों में मैंने वंदना कुछ पंक्तियों को निवेदित किया और मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ।
कि वह शीघ्र हमसे जुड़े और लगातार उनके साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। और महावीर सिंह वीर जी, सत्येंद्र सिंह सत्य जी, चंद्रिका प्रसाद पांडे, अनुरागी आदरणीय सर भी हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे मनोबल प्रबल कर रहे हैं। रवि प्रताप सिंह जी इस संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज मैं आदरणीय के विषय में यही कहना चाहूंगी कि वह साहित्य के प्रति शुद्ध अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं। शब्दाक्षर पेज, पटर, ग्रुप, इन सब के वो निर्माता हैं। इन सबको उन्होंने बनाया है। शब्दाक्षर को दिन रात प्रयत्न कर वह शब्दाक्षर इस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में उसे किस तरह प्रसारित कर रहे हैं। दिन रात के अथक परिश्रम से आज उसका परचम चारों तरफ फैल रहा है और हम सभी प्रबुद्धजन अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं इस संस्था के सदस्य होने के नाते। और आदरणीय लगातार साहित्य के प्रति लोगों के मन में जिज्ञासा हो, लोग सीखें, पढ़ें, इस चीज को लेकर वे निरंतर चेष्टा करते हैं और लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं और समाज का सुंदर मार्गदर्शन करते हैं। मैं स्वयं को भाग्यवान महसूस करती हूँ कि उनके साथ संपर्क स्थापित हुआ और मैं भी साहित्य के इस कार्य में यथासंभव अपना सहयोग देने का प्राण चेष्टा करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि निरंतर उनकी कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे। और मैं इंतजार कर रही हूँ उनके दूसरे नंबर पे वापस भेजने का प्रयास किया गया है, देखा जाए वो जोड़ पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए मैं आपको तब तक अपनी ही एक नज्म से जोड़ने का प्रयास करती हूँ कि अपनी एक तत्वकांत की रचना से आपको जोड़ती हूँ कि तुम्हारे आने पर। तुम आए तो रुक गई धरती व आसमान। अरे सर आ गए, धन्यवाद। चलिए तो हाँ, प्रणाम सर। नमस्ते नमस्ते सभी को प्रणाम और क्षमा चाहता हूँ क्योंकि ये स्टील यार डाउनलोड नहीं हो रहा था मेरे मोबाइल पर। जी जी तो जी। अभी टैप पर बेटी को मैंने कहा दोबारा एक व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके। तो जी जी अभी जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल स्पष्ट। हम सभी बहुत ही व्यग्रता के साथ आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे और आप आ गए। उसमें प्रॉब्लम कुछ लिंक में थी। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है, सही समय पे ये दिमाग में हमारे आया और इस तरह से आप जुड़ गए, बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। आपका शब्दाक्षर काव्य संध्या में आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप श्रेष्ठ गजलकार हैं और देश के उस्ताद शायर हैं। आपके संबंध में कुछ भी कहना ये मेरे वश की बात नहीं है, किंतु ये मेरे लिए गौरव और मैं गौरवान्वित स्वयं को महसूस कर रही हूँ कि आपके साथ जुड़कर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम की श्रृंखला में स्वयं को आबद्ध करने जा रही हूँ। आज हम आपसे गजल सुनेंगे, कुछ शेर सुनेंगे और उसके साथ साथ कुछ लोगों के जो गजल को लेकर के संशय है, कुछ जिज्ञासा, उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को मैं आपके समक्ष हाजिर करूंगी, कुछ पेश करूंगी। आप उसका निराकरण करके हमारा मार्ग प्रशस्त करें। तो मैंने आपके स्वागत में आपके लिपिबद्ध ही एक मतला और दो शेर को मैंने प्रस्तुत किया कि कभी वो राह में बिखरे हुए पत्थर नहीं गिनते, कभी वो राह में बिखरे हुए पत्थर नहीं गिनते, सफर का शौक है जिनको किलोमीटर नहीं गिनते, उन्हें भी दर्द देती है सफर की मुश्किलें, लेकिन उन्हें भी दर्द देती है सफर की मुश्किलें, लेकिन जो मंजिल तक पहुंचते हैं कभी ठोकर नहीं गिनते, उन्हें भी दर्द देती है सफर की मुश्किलें, लेकिन जो मंजिल तक पहुंचते हैं कभी ठोकर नहीं गिनते, उन्हें जब चोट लगती है गिरा देते हैं अपने फल, उन्हें जब चोट लगती है गिरा देते हैं अपने फल, दरख्त अपनी तरफ फेंके हुए पत्थर नहीं गिनते,
कभी वो राह में बिखरे हुए पत्थर नहीं गिनते, सफर का शौक है जिनको किलोमीटर नहीं गिनते। बहुत ही हृदय स्पर्शी पंक्ति है, जिसको सुन करके मैं तो मंत्रमुग्ध हो गई, पढ़ करके मंत्रमुग्ध हो गई। और इसको पढ़ने के बाद मैं निरंतर इसको कई बार पढ़ती रही। तो आपकी गजलों में, आपके शेर शायरी में ऐसा ही असर है जो कि सहजता से पाठकों के हृदय तक पहुंच जाता है, और वहीं पे एक शायर की सफलता या दक्षता स्वयं ही सिद्ध हो जाती है सर। और मैं स्वयं को बहुत ही भाग्यवान महसूस कर रही हूँ कि आपका शब्दाक्षर काव्य संध्या में मैं आपका स्वागत कर रही हूँ, वंदन कर रही हूँ, अभिनंदन कर रही हूँ। प्रणाम मेरा भी आदरणीय। शब्दाक्षर के सभी मित्रों का अभिवादन, मेरा नमस्ते स्वीकार करें। और विशेष रूप से अल्पना जी और रवि प्रताप सिंह जी, जिनसे मेरा संवाद निरंतर रहता है, और उनका आदेश था कि आज मैं इसमें आपके कार्यक्रम में भाग लूं। तो क्षमा चाहता हूं, कुछ तकनीकी खराबियां थी जिसकी वजह से स्टील यार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था। खैर अंत में हो ही गया टैब पर। तो मैं शुरुआत करता हूं। इससे पहले कि कुछ प्रश्नों का सिलसिला शुरू हो, जी कुछ शेर मैं पढ़ता हूं आपके सामने। जी और मैं चाहूंगा कि कुछ शेर आपको पढ़ो, एक मतलब 2-3 शेर इस तरीके, बजाय पूरी पूरी गजलें सुनाने के। तो उसके बाद फिर अगर समय मिला, एक दो गजलें भी मैं सुना दूंगा। टाइम 1 घंटा बहुत ही बिल्कुल। शॉर्ट होता है, और जिसमें से लगभग 15 मिनट तो जा भी चुके हैं। खैर कोई बात नहीं, वो तो एक्सटेंड कर लेंगे आप लोग, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए, तो इससे इससे बाकी जो सिलसिला है बातचीत का बाद में रखते हैं, और शुरुआत करते हैं कुछ शेरों से। तो सुनिएगा, एक शेर और एक मतला के, एक मतला और एक शेर के, कि एक दिन मजबूरियां अपनी गिना देगा मुझे। एक दिन मजबूरियां अपनी गिना देगा मुझे, जानता हूं वो कहां जाकर दगा देगा मुझे। एक दिन मजबूरियां अपनी गिना देगा मुझे, जानता हूं वो कहां जाकर दगा देगा मुझे। और वो दिया हूं मैं जिसे आंधी बुझाएगी जरूर। वो दिया हूं मैं जिसे आंधी बुझाएगी जरूर, पर यहाँ कोई न कोई फिर जला देगा मुझे। वो दिया हूं मैं जिसे आंधी बुझाएगी जरूर, पर यहाँ कोई न कोई फिर जला देगा मुझे। एक दिन मजबूरियां अपनी गिना देगा मुझे, जानता हूं वो कहाँ जाकर दगा देगा मुझे। और एक एक मतलब, और 2-3 शेर और सुनिए। मतलब है कि अंधेरे तो हमें सच बात भी कहने नहीं देते। अंधेरे तो हमें सच बात भी कहने नहीं देते। उजालों के तसव्वुर हैं चुप रहने नहीं देते। अंधेरे तो हमें सच बात भी कहने नहीं देते। अंधेरे तो हमें सच बात भी कहने नहीं देते। उजालों के तसव्वुर हैं कि चुप रहने नहीं देते। और शेर है कि कोई पत्थर नहीं है हम, कोई पत्थर नहीं है हम कि रोना ही ना आता हो। कोई पत्थर नहीं है हम कि रोना ही ना आता हो, मगर हम आंसुओं से आंख मगर हम आंसुओं को आंख से बहने नहीं देते। कोई पत्थर नहीं है हम कि रोना ही ना आता हो, मगर हम आंसुओं को आंख से बहने नहीं देते। और एक शेर और है, मगर हम आंसुओं को आंख से बहने नहीं देते। उधर दुनिया उधर दुनिया के कोई ख्वाब सच होने नहीं देती। उधर दुनिया उधर दुनिया की कोई ख्वाब सच होने नहीं देती। इधर कुछ ख्वाब हैं जो चैन से रहने नहीं देते। उधर दुनिया की कोई ख्वाब सच होने नहीं देती। इधर कुछ ख्वाब हैं जो चैन से रहने नहीं देते। अंधेरे तो हमें सच बात भी कहने नहीं देते। उजालों के तसव्वुर हैं कि चुप रहने नहीं देते। और इसी सिलसिले में, इसी इसी कड़ी में, और सुनिए, एक मतलब और दो शेर और सुनिए, शायद अच्छे लगे आप लोगों को। ये इसको एक आवाज रचनाकार की ओर से एक आभान समझ लीजिए, सभी की सभी के लिए।
कि भले ही उम्र भर कच्चे मकानों में रहे, भले ही उम्र भर कच्चे मकानों में रहे, हमारे हौसले तो आसमानों में रहे। भले ही उम्र भर कच्चे मकानों में रहे, हमारे हौसले तो आसमानों में रहे। और शेर सुनिएगा, हमारे हौसले तो आसमानों में रहे, और हमें तो आज तक तुमने कभी पूछा नहीं, हमें तो आज तक तुमने कभी पूछा नहीं, किले के पास हम भी शामियानों में रहे। हमें तो आज तक तुमने कभी पूछा नहीं, किले के पास हम भी शामियानों में रहे। और शेर है कि उड़ाने भी हमारे सोच में जिंदा रही, उड़ाने भी हमारे सोच में जिंदा रही, उड़ाने भी हमारे सोच में जिंदा रही। ये पिंजरे भी हमारी, ये पिंजरे भी हमारी दास्तानों में रहे। उड़ाने भी हमारे सोच में जिंदा रही, ये पिंजरे भी हमारी दास्तानों में रहे। भले ही उम्र भर कच्चे मकानों में रहे, हमारे हौसले तो आसमानों में रहे। और चलिए इस सवालों का सिलसिला शुरू हो, इससे पहले एक और दो तीन शेर सुन लीजिए। एक मतला और दो शेर हैं। कि दुश्मनों से भी निभाना स्वागत चाहते है। हैं, दुश्मनों से भी निभाना चाहते हैं, दुश्मनों से भी निभाना चाहते हैं, दोस्त मेरे क्या पता क्या चाहते हैं। दुश्मनों से भी निभाना चाहते हैं, दोस्त मेरे क्या पता क्या चाहते हैं, और हम अगर बुझ भी गए तो फिर जलेंगे, हम अगर बुझ भी गए तो फिर जलेंगे, आंधियों को ये बताना चाहते हैं। हम अगर बुझ भी गए तो फिर जलेंगे, आंधियों को ये बताना चाहते हैं। और शेर है कि सांस लेना सीख लें पहले धुएं में, सांस लेना सीख लें पहले धुएं में, जो हमें जीना सिखाना चाहते हैं। सांस लेना सीख लें पहले धुएं में, जो हमें जीना सिखाना चाहते हैं। दुश्मनों से भी निभाना चाहते हैं, दोस्त मेरे क्या पता क्या चाहते हैं। चलिए जी, तो ये शुरुआत हो गई शेरों से। और आगे आगे कल्पना जी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही उम्दा आपने जो शेर सुनाए हैं, बहुत ही हृदय स्पर्शी, बेहतरीन। छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी, मैं इसका क्या प्रशंसा करूं। हर एक शेर जो है वो अपने आप में पूरी बात व्यक्त करता है। सर, गौरी शंकर भावुक जी चेन्नई से, उन्होंने एक प्रश्न निवेदित किया है। जी जी। गजल, हिंदी गजल, उर्दू गजल या गीतिका या मुक्तिका, ये सब एक ही विधा के नाम हैं या अलग अलग हैं? गजल की दुनिया में आने वालों को इतना डराया जा रहा है कि अगर कोई एक भी गलती हो गई हो तो पूरी गजल ही खारिज है। क्या यह सही है? देखिए, जितने भी नाम गौरी शंकर भावुक जी ने गिनाए, गौरी शंकर भावुक जी को मेरा प्रणाम। भावुक जी मेरे पूर्व परिचित हैं, संपर्क जी में जी। रहे हैं वो। तो जितने भी नाम ये जो लोगों ने, जैसे नीरज जी ने गीतिका नाम से अपनी एक पुस्तक छपाई थी लगभग 20 साल पहले, जिसमें उनकी 40 गजलें थी गजलें वो, लेकिन उसमें खामियां थी। गजल एक ऐसी विधा है, देखिए काव्य की कोई भी विधा है, हर एक का शिल्प होता है। वो मुक्त छंद क्यों ना, उसका भी एक शिल्प है। कथा हो, उपन्यास हो, कहानी हो, हर एक का एक शिल्प होता है। नवगीत हो, तो जहां पर या तो लोगों को स्पष्ट नहीं होता कि शिल्प शिल्प क्या है, वो समझने में असमर्थ होते हैं। और फिर बात में एक मुहावरा है ना हिंदी का, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो ये सारे जो नामकरण उन्हीं लोगों ने किए हुए हैं, जो कि उस विधा को समझने का, मैं ये तो नहीं कहता उनमें क्षमता नहीं थी, शायद उन्होंने सार्थक प्रयास नहीं किए। और एक शॉर्टकट, वो कुछ भी कह के, और आप मान लीजिए गाय को घोड़ा कहें, आप कहिए, आप गाय को घोड़ा कहिए,
किसी को क्या परेशानी है, लेकिन दुनिया तो गाय को गाय ही कही। तो गजल गजल जो है वो विधा का नाम है। बाकी अगर हिंदी में कही जा रही तो इसको हिंदी में गजल कहा जाएगा, हिंदी भाषा की गजल कहा जाएगा। उर्दू है तो उर्दू भाषा की गजल होगी, फारसी है तो फारसी गजल है, मराठी है तो मराठी गजल है, पंजाबी है और सिंधी, सारी भाषा में। लेकिन मैं और आप बात कर रहे हैं तो मैं आपसे हिंदी गजल नहीं कहूंगा, क्योंकि हम दोनों हिंदी के तो हम गजल ही कहेंगे। लेकिन मैं किसी किसी उर्दू वाले से बोलूंगा तो जाहिर है मुझे, अगर वो इसको समझता है इस बात को, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो ये जो भाषा का जो नाम दिया गया है उसकी पहचान के लिए है। बाकी गजल तो विधा किसी भी भाषा में रहे उसका शिल्प वही रहेगा। अगर मराठी में भी कोई गजल कह रहा है तो उसको शिल्प उसका वही रहेगा। तो मेरा मेरा ख्याल है भावुक जी को ये बात अब समझ में आएगी। और उसमें जो खामियां खामियां अगर हैं, और पहले तो आप किसी के पास जा क्यों रहे हैं खामियों के लिए? खामियां तो तब निकालेगा ना जब आप सार्वजनिक रूप से जब आप जा रहे हैं और आप में कमी है तो कोई इसमें टोकने का उसका अधिकार है। जी हाँ, आपने सही कहा, बिल्कुल। हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हैं सर। जी चंद्रिका प्रसाद पांडे अनुरागी सर, जी कलकत्ता के काफी ग्रामीण गीतकार हैं और जी बहुत उम्दा समीक्षक हैं। जी महावीर सिंह वीर जी उत्तराखंड से जुड़े हैं, जो कि जी उनके विषय में बताऊं कि वो बहुत सुंदर मुक्तक सम्राट के रूप में उन्हें जाना जाता है। जी देवप्रिया अमन तिवारी भी बहुत सुंदर लिख रही हैं। सुरेश जी चौधरी संस्कृत के आचार्य हैं, बहुत सुंदर संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपनी रचनाओं में। केवल जी कोठारी के जो हैं वो उभरते हुए गजलकार हैं। और जी गौरी शंकर भावुक जी के विषय में तो मैं क्या बताऊं, वो तो सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके विषय में उनकी रचनाएं पढ़ती हूँ, काफी बहुत ही सुंदर लिखते हैं। और जीवन सिन्हा जी जुड़े हैं और हमारे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी जुड़े हैं और बहुत ही आपको प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। और आपकी जितनी गजलें और शेर आपने जो प्रस्तुत किया है उस पर वो अभिभूत भी हो रहे हैं। सत्येंद्र सिंह सत्ती जी जुड़े हैं। तो इस तरह निरंतर लोग जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं अच्छी मात्रा में। और आपको सुनना सभी के लिए, सभी कवि मित्रों के लिए सौभाग्य की बात है। और सर मैं सभी मित्रों से ये निवेदित करना चाहती हूँ कि आप शेयर भी करते रहें ताकि इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोग देख सकें और अधिक से अधिक लोग गजल को लेकर जो बारीकियां सर बताने जा रहे हैं उसको सुन करके वह भी अपने भ्रम और भ्रांतियों का निराकरण करें। इसलिए मैं सबसे निवेदन कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ कि इस कार्यक्रम को शेयर करें। सर, दूसरा प्रश्न मैं आपके समक्ष ये इनका रखना चाहती हूँ कि महावीर सिंह वीर जी जो उत्तराखंड से जुड़े हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि एक श्रेष्ठ गजल में क्या लक्षण और विशेषताएं होनी चाहिए? देखिए, ये जो प्रश्न है लक्षण और विशेषताओं का, ये तो सब बात की बातें हैं। गजल होने की जो पहली शर्त है, क्योंकि जिसको कि विशेष रूप से मैं देखिए, मैं भी कोई फारसी वाला नहीं हूँ। मैं भी जिस तरीके से आपने हिंदी में सब लोगों ने पढ़ा लिखा है, मैंने भी उसी तरह से हिंदी भाषा को मैंने पढ़ा लिखा है। लेकिन उसके अतिरिक्त उर्दू गजल गजल तो उर्दू से ही आई है, और उर्दू से भी नहीं आई है, ये तो फारसी से उर्दू में आई है। पहले फारसी से उर्दू में, उर्दू के विदेशी भाषा नहीं है। उर्दू भारत की ही भाषा है, जिसमें हिंदी हिंदी फारसी अरबी को लिपि उनकी फारसी लिपि है। लेकिन उसमें वर्ण, हिंदी के भी उसमें वर्ण है, जिसमें ये टे है, ते है, ये सारे जो वर्ण हैं, ये सारे चार पांच जो वर्ण, पांच छह वर्ण हैं, वो हिंदी से वो ध्वनियां वहां नहीं है उसमें। तो उर्दू जो है वो अपने आप में एक संपन्न भाषा है। तो उसकी सबसे पहली शर्त यही है। और व्याकरण, गजल का जो व्याकरण है, चूंकि उर्दू के माध्यम से जो उर्दू वालों ने फारसी के गजल के व्याकरण को बेहतर तरीके से समझा, और उर्दू का मतलब है कि उसमें हमारी हिंदी के भी बहुत सारे शब्द उसमें शामिल, इसीलिए वो भाषा मिश्रित भाषा है और समझ में आती है। हमारे उर्दू वाले हिंदी समझते, हिंदी वाले उर्दू समझते, पूरी नहीं समझते लेकिन बहुत हद तक समझ लेते हैं उसको। तो उसके लिए पहली शर्त तो यही है कि उसके गजल का जो शिल्प और व्याकरण है, जो मिनिमम शर्त है उसकी, कम से कम उसको तो आना ही चाहिए उसको।
और वो सीखना पड़ता है, वो अचानक से नहीं होगा। अब ये आपको दुष्यंत के संदर्भ में ये बातें बताना चाहूंगा। हमारे बहुत सारे दोस्त जो है वो बहुत सारी भ्रांतियों के शिकार हैं, और दूसरा उसका सबसे बड़ा एक कारण है कि सोशल मीडिया पर हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग है जो नए सीखने वालों का लोग है या कोशिश करना चाहते हैं, वो वहां पर उनको लोग भ्रमित कर रहे हैं। उनको खुद भी नहीं पता है गजल के विषय में, और वो यहाँ तक कि काफी लोग ठीक से नहीं मिला पा रहे हैं। देखिए ये सारी चीजें जो है गजल के अगर काफिया का एक नियम है तो गजल के सौंदर्य के लिए, अगर उसमें जो ध्वनियों का शब्दों का रख रखाव है तो वो उसके सौंदर्य के लिए है, और वो जो सौंदर्य है वो उसके संगीत के कारण है, क्योंकि ये एक गे विधा है। तो उसमें बहुत सारे जो 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 शब्द हैं वो किस प्रकार से आने चाहिए, एक दूसरे के साथ कैसे उसमें होना चाहिए, ये एक संगीत की व्यवस्था है ये। जिसमें जो लोग कहते हैं जो एक कोई वर्ण गिरता है, कोई गिरता नहीं है, वो बहर है, वो मजबूर करती है उस वर्ण को उस प्रकार से उच्चारित करने के लिए। तो इसीलिए प्राय जो हिंदी वाले जो मात्रिक छंदों का जिनको अभ्यास है और उर्दू की बहरों को नहीं जानते, तो उर्दू की बहर को पढ़ेंगे वो तो जो लिखा वो पढ़ेंगे तो कहेगा यार ये तो उसमें है ही नहीं है, छंद में है ही नहीं है। ऐसे ही अगर कोई कोई जो जो हिंदी ये मात्रिक छंद नहीं जाता है, उर्दू वाला उसमें हिंदी के मात्रिक छंदों को पढ़ेगा तो वो खड़खड़ा कहते यार ये कौन से ये लय है। तो बेसिक शर्त वही है, शिल्प का ज्ञान होना ही चाहिए। एक दिन में किसी को नहीं होता, ये सोचे कि मैं आज सोचूं और कल मैं इसका विद्वान हो जाऊं, ऐसे नहीं होता। उसमें आप ठीक है उसके अरकान समझ जाएंगे, बहर समझ जाएंगे, काफी मिलाना समझ जाएंगे, लेकिन और उससे बहुत छोटी छोटी बात है, टाइम लगता है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने सीखा है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, कोशिश करने पर कोई भी कर सकता है। तो ये विषय बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है ये बताने के लिए कि हमारे हिंदी वाले दोस्त जो गजल में रुचि ले रहे हैं वो शॉर्टकट्स की तरफ भागेंगे तो परेशान होंगे, और वो दूसरा अगर वो उर्दू वालों की चाहते हैं, स्वीकृति चाहते हैं कि वो उनका सम्मान करें, तो आप भूल जाएं। आपको अपनी जो भाषा है उर्दू भी हमारी भाषा है, आप अपनी सहजता से अपनी भाषा में कहिए। आप शिल्प गजल का जरूर रहेगा, लेकिन भाषा आपकी क्योंकि अगर आप फारसी और उसमें अल्फाज में उलझ जाएंगे तो जिनको आप ठीक से समझते नहीं है, तो आपका और बड़ी हास्यास्पद स्थिति होती है लोगों की। ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन प्राय जो लोग उनको विभाजित करते हैं ग्रुपों में, या तो उसको संस्कृत निष्ठ भाषा की तरफ बोल जाएंगे, नहीं साहब ये ऐसा मत कीजिए, या फिर उर्दू वाले के पास जाएंगे तो नहीं देखो आप ऐसे, तो वो आपको, क्योंकि वो अपनी उनकी एक सीमा है बताने की। मैं जो बात कर रहा हूं मैं हिंदी के एक बहुत बड़े वर्ग को एड्रेस कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद हिंदी का व्यक्ति हूं, और मैंने शिल्प को एक साथ एक मुझे तो नहीं लगता कि बहुत कोई कठिन चीज है, बहुत कठिन, ठीक है, थोड़ा ध्यान से उसको समझना पड़ेगा। ये बात भी सही है कि हमारे जो बहुत सारे दोस्त हैं उनके पास वो ये सोचते हैं कोई घर में आए और उनको इंजेक्शन लगाए और उनको उनका जो बहर के बारे में, उर्दू बहर के बारे में उनका ज्ञान हो जाए। ये इंजेक्शन से नहीं होगा, कोई गोली खाने से नहीं होगा, ये उनको खुद ही उसमें, जैसे आप किसी डिग्री लेते हैं, डॉक्टर की लेते हैं, इंजीनियर की लेते हैं, किसी प्रोफेशन के लिए लेते हैं, अब मेहनत करते हैं ना, आईएएस बनते मेहनत करते हैं ना, सब लोग तो नहीं उसमें आईएएस हो जाते। चलिए जी। जी आदरणीय राकेश खंडेलवाल जी वॉशिंगटन से जुड़े हैं। वो एक प्रश्न यहाँ निवेदित कर रहे हैं कि छंद ध्वन्यात्मक हो तो गजल पढ़ने में असुविधा नहीं होती जो मात्रिक में है। वो यहाँ पे उन्होंने अपने विचार को रखा है। और इसके साथ साथ राकेश जी का हमारे सप्ताक्षर संध्या में हार्दिक स्वागत है, और सत्येंद्र सिंह सत्य जी का, महावीर सिंह जी का, गौरी शंकर भागवत जी का, आदरणीय संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी का, सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और सभी निरंतर कमेंट करके हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं, और सबकी सक्रियता कहीं ना कहीं कार्यक्रम को गतिवान बना रही है।
तो मैं आगे कल्पना जी देखिए, इसमें जो राकेश जी की जो बात है, जी जी जैसे मैंने भी कहा, अभी आधा आधा उत्तर तो मैंने दी उसमें, पहले वाले उसमें दे दिया कि जो मात्रिक छंद है, देखिए उसकी मात्रिक छंदों की भी साधना करनी पड़ती है। मात्रिक छंद शब्द का उच्चारण करने से आप मात्रिक छंदों के विषय में जानते नहीं। आप जानिए पहले मात्रिक छंद कितने हैं, क्या क्या व्यवस्था है उनकी। जो रामचरित मानस लिखा गया है महाकवि तुलसी ने, वो चौपाई, उसमें जो चौपाई और दोहे हैं, सोरठे। तो तुलसी ने रामचरित मानस को 63 वर्ष की अवस्था में लिखना शुरू किया। सोचिए आप, 3 वर्ष लगे लिखने में, तो 63 वर्ष तक तुलसी क्या कर रहे थे? किसी ने सोचा? वो साधना कर रहे थे, उसमें छंद की साधना भी थी। तो अगर आप तकनीकी रूप से कोई रामचरित मानस को एक बार ध्यान से, बस बात, दिक्कत तो वही है कि लोग ध्यान से उसको देखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। उसमें सारी जो छंद, सारी जो उनके व्यवस्था है, काफियों की जो व्यवस्था, तुकों की जो व्यवस्था है, वो बिल्कुल साइंटिफिक है। जिस प्रकार से एग्जैक्टली गजलों में है, मेरा ख्याल है कि गजलों में जो व्यवस्था है वो उसी प्रकार से है, स्वरों स्वरों के आधार पर। तो और मेरे ख्याल से जितना 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 रामचरितमानस को गाया गया है, जितना पढ़ा गया है, जितना सुना गया है, किसी पुस्तक को, किसी कविता को नहीं सुना गया। उर्दू किसी भी गजल, किसी भी शायर को, किसी को नहीं पढ़ा गया। तो बात वही है कि मात्रिक छंद हो या वो गजल हो, जब तक आप उसको बिना जाने उसके बारे में बातें करेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। मात्रिक छंद भी कोई बुरी चीज नहीं है। मात्रिक छंद बहुत बहुत सारे बहुत अच्छे गीत लिखे गए, ऐसा नहीं है कि। दूसरी बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि ये छंद का दायित्व नहीं है कि वो आपके विचार को एक श्रेष्ठ कविता बना दे। छंद छंद का दायित्व सिर्फ इतना ही है कि वो विचार में सौंदर्य की स्थापना करता है। अर्थात जैसे बड़े छोटी सी बात है कि जो चीनी होती है हर मिठाई में होती है, और आदमी मिठाई चीनी के लिए ही खाता है। अगर उस मिठाई में से चीनी निकाल दे, कोई खाएगा? नहीं खाए, खाली खोए को नहीं खाएगा वो। उसमें और चीजें मिलानी पड़ती हैं बहुत सारी, फिर उसकी कीमत बढ़ती है। तो हर मिठाई के लिए चीनी जरूरी है, लेकिन चीनी अपने आप में मिठाई नहीं है। यही बात है, यही चीज है, यही चीज समझने वाली बात है कि जो जो उसकी आर्ट है, उसकी फॉर्म है, आप उसके बारे में बिना जाने प्रयत्न करेंगे, ये संभव नहीं है। ठीक है, आप अपने भाई 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग मिलके आपस में कुछ भी करते रहें, उससे क्या होने वाला है? जब आप बड़े प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, बड़े कैनवस पर जाएंगे, तो आपको जांचा परखा तो जाएंगे। और ये जिम्मेदारी रचनाकार की है। अगर वो जानना चाहता है तो वो कोशिश करे। ये सिखाने वाले की जिम्मेदारी नहीं है कि रावत जी आए और किसी को कहे यार चलो यार आपको समझना है और मेरे घर चलो और मैं सिखा दूं, ये नहीं। और बहुत सारे लोग हैं जो, ये देखिए, मैं ये मेरी हो सकता है बात कई लोगों को कड़वी लगे, लेकिन मुझे कड़वी बात कहते हुए भी इसलिए संकोच नहीं होता कि मैं कहीं उनको एक आहत भी करना चाहता हूँ कि आपको जो लिखने वाले लोग हैं उनको अपनी जिम्मेदारी, अगर वो अपने आप को लेखक मान के ही खुश हैं तो रहिए। अगर आप लेखक से आगे निकल के साहित्यकार होना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए पूरा। और शिल्प को जानना, ये भी उसी की जिम्मेदारी है। इसके लिए कोई ये नहीं कहता कि मैं तो सब डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं तो हिस्ट्री का हूँ, मैंने तो उसको पढ़ा ही नहीं है। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। इसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। इसके लिए आप आपके पास शिक्षा है, शिक्षा का होना ही पर्याप्त है। आपने हिंदी में शिक्षा ग्रहण की है, इतने ही पर्याप्त है। मैं खुद इंजीनियर हूँ, मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ।
मैं तो किसी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नहीं हूं। तो ये बात जी। तो राकेश जी ने पूछा है वॉशिंगटन से जी कि गजल का हिंदीकरण जो गजल के नियम तोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा है, क्या वह उचित है? देखिए, पहली बात तो यह है कि गजल जो है ना, वो बिना फॉर्म के गजल कैसे हो जाएगी? जो लोग, वही कहा ना, जो अपनी सुविधा के लिए वो जो कर रहे हैं, उनको कौन महत्व देता है? उनको कौन सम्मान देता है? कौन उनको पूछता है? वो आपस में कुछ भी करें। तमाम लोग जो रिजेक्टेड लोग हैं, तमाम लोग जो कि जिनमें वो अपने आप को असमर्थ पाते हैं कि वो किसी शिल्प को सीख सकें, किसी कौशल को। मैंने कहा ना, तुलसी के बारे में मैंने आपसे बात की ना, वो जो तुलसी का जो साहित्य है, उनकी साधना का परिणाम है। सूर का जो साहित्य है, आपने तो सिर्फ उसके उनके पढ़ रहे हैं ना, आपको नहीं पता उन्होंने कितनी साधना की है। संगीत की भी साधना की है, छंद की भी साधना की है, कंटेंट के लिए तुलसी ने हिंदुस्तान में कहां कहां यात्राएं नहीं की उन्होंने। सारी चीज, सारे जो उनको जितने बिखरे हुए तत्व थे, उनको उन्होंने समेट के उनको वेरीफाई किया, एक दूसरे से जोड़ा, और अपने समय काल के अनुसार। रामचरितमानस अगर इतनी महान कृति है, तो इसलिए है कि उसमें जो मर्यादा, जो सारी मर्यादाएं हैं, वो स्वप्न लोक की नहीं है। जो मर्यादाएं सारी कौन सी है? मानव लोक की मर्यादा है। राजा की मर्यादा है, भाई की मर्यादा है, बहन की मर्यादा है, माँ की मर्यादा है। ये समझने वाली बात है। और उनका कैसे, आप रामचरितमानस आज भी आप इसलिए पढ़ते हैं कि उसमें आप अपने आप को, अपने समाज, आदर्श समाज को आज भी तलाश करना चाहते हैं। वो मर्यादाएं स्वप्नलोक की नहीं है, किसी स्वर्ग की नहीं है कि वो अलग से मर्यादा, नहीं, इसी मानव लोक की है। तो इसी वजह से उसकी लोकप्रियता का कारण, तो ये सारी चीज है। अगर मेरी रचनाओं में आप कुछ अपने आप को पाएंगे, आपको अच्छे लगेंगे, आप जुड़ेंगे उससे। तभी तो मैं कहता हूँ कि लोग जो तमाम जो है वो ट्रेडिशनल कन्वेंशन, जब तक आप कन्वेंशनल में उलझे हुए हैं, उन्हीं ट्रेडिशन में, क्योंकि जब तक आप क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि आप आगे बढ़िए, जहां तक हो गया उससे आगे बढ़िए। आप उन्हीं को अंधा अनुकरण कर देंगे उनका, बिना उनको समझे हुए स्टेगनेट हो जाएंगे। जी। शिल्प, लेकिन है, शिल्प शिल्प ही रहेगा। जी सर, अभी मंच पर बहुत लोग उपस्थित हैं। सुमन जी कुमारी जी और सत्येंद्र जीवन सिन्हा जी, केवल कोठारी जी का भी प्रश्न है आज। जी लेकिन उसके बीच में मैं आपकी कुछ गजलें सुनना चाहती हूँ, अगर आप सुनाएं, उसके बाद प्रश्नोत्तर का सिलसिला फिर से शुरू करेंगे हम। जी जी। तो मैं आपको चलिए कुछ शेर और आपको सुनाता हूँ, सभी दोस्तों को। जी और मेरा विश्वास है लोगों तक बात पहुंचेगी मेरी। ये एक मतला और 3 शेर सुनिएगा। कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देख। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। और शेर है कि खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। और एक शेर है, सुनिएगा। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। और मैं परिंदों की हिम्मत पे हैरान हूं, मैं परिंदों की हिम्मत पे हैरान हूं, एक पिंजरे को उड़ता हुआ देखकर। मैं परिंदों की हिम्मत पे हैरान हूं, मैं परिंदों की हिम्मत पे हैरान हूं, एक पिंजरे को उड़ता हुआ देखकर। और एक शेर और है इसमें। मैं परिंदों की हिम्मत पे हैरान हूं, एक पिंजरे को उड़ता हुआ देखकर। किसको फुर्सत है मेरी कहानी सुने, किसको फुर्सत है, किसको फुर्सत है मेरी कहानी सुने, लौट जाते हैं सब आगरा देखकर। किसको फुर्सत है मेरी कहानी सुने, लौट जाते हैं सब आगरा देखकर। डर मुझे भी लगा फासला देखकर,
पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर, मैं परिंदों की हिम्मत पे हैरान हूँ, एक पिंजरे को उड़ता हुआ देखकर। और चलिए इस कड़ी में एक एक गजल के कुछ शेर और सुनिए। स्वागत है। जी जी जी। तो वो ये वही वही शेर जो आपने शेर मेरे पढ़ा था, उसके ये मतलब और 3 शेर मैं पढ़ता हूँ कि कभी वो राह में बिखरे हुए पत्थर नहीं गिनते, कभी वो राह में बिखरे हुए पत्थर नहीं गिनते, कभी वो राह में बिखरे हुए पत्थर नहीं गिनते, सफर का शौक है जिनको किलोमीटर नहीं गिनते, सफर का शौक है जिनको किलोमीटर नहीं गिनते, कभी वो राह में बिखरे हुए पत्थर नहीं गिनते, सफर का शौक है जिनको किलोमीटर नहीं गिनते। और शेर है कि उन्हें भी दर्द देती हैं सफर की मुश्किलें, लेकिन उन्हें भी दर्द देती हैं, उन्हें भी दर्द देती हैं सफर की मुश्किलें, लेकिन जो मंजिल तक पहुंचते हैं, जो मंजिल तक पहुंचते हैं कभी ठोकर नहीं गिनते, उन्हें भी दर्द देती हैं सफर की मुश्किलें, लेकिन जो मंजिल तक पहुंचते हैं कभी ठोकर नहीं गिनते। और शेर सुनिएगा कि उन्हें जब चोट लगती है गिरा देते हैं अपने फल, उन्हें जब चोट लगती है, उन्हें जब चोट लगती है गिरा देते हैं अपने फल, दरख्त अपनी तरफ फेंके हुए पत्थर नहीं गिनते, उन्हें जब चोट लगती है गिरा देते हैं अपने फल, दरख्त अपनी तरफ फेंके हुए पत्थर नहीं गिनते। और शेर और है, एक शेर और इसमें कि यही तो खासियत होती है बस ईमान वालों की, यही तो खासियत होती है बस ईमान वालों की, कभी नीचे नहीं गिनते, कभी ऊपर नहीं गिनते, यही तो खासियत होती है बस ईमान वालों की, कभी नीचे नहीं गिनते, कभी ऊपर नहीं गिनते, सफर का शौक है जिनको किलोमीटर नहीं गिनते, कभी वो राह में बिखरे हुए पत्थर नहीं गिनते। और चलिए और कुछ पंक्तियां कुछ शेर सुनाता हूँ और आपको। जी, इरशाद है, एक एक सुनाइए। मतला और एक मतला और 2 शेर और सुनिएगा कि अंधेरों की सभा में सर उठाना सीख जाते हैं, अंधेरों की सभा में सर उठाना सीख जाते हैं, दियों को बस जला दो झिलमिलाना सीख जाते हैं, अंधेरों की सभा में सर उठाना सीख जाते हैं, दियों को बस जला दो झिलमिलाना सीख जाते हैं, वो ये भी सीख जाते हैं सफर कैसे किया जाए, वो ये भी सीख जाते हैं सफर कैसे किया जाए, कदम जो राह पर आगे बढ़ाना सीख जाते हैं, वो ये भी सीख जाते हैं सफर कैसे किया जाए, कदम जो कदम जो राह पर आगे बढ़ाना सीख जाते हैं, वो ये भी सीख जाते हैं सफर कैसे किया जाए, कदम जो राह पर आगे बढ़ाना सीख जाते हैं। और शेर है कि किसी तालीम के मोहताज होते ही नहीं पौधे, किसी तालीम के मोहताज होते ही नहीं पौधे, वो खुद मिट्टी में अपनी जड़ जमाना सीख जाते हैं। क्षमा चाहता हूँ। किसी तालीम के मोहताज होते ही नहीं पौधे, वो खुद मिट्टी में अपनी जड़ जमाना सीख जाते हैं, अंधेरों की सभा में सर उठाना सीख जाते हैं, दियों को बस जला दो झिलमिलाना सीख जाते हैं। और ये एक मतलब 3 शेर और सुनिएगा। मेरी गजलों के कोई जो विषय है कोई बहुत बड़े बड़े नहीं है, सब आसपास की छोटी 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 बातें हैं, लेकिन जिंदगी से जुड़ी हुई बात है। सुनिएगा कि थोड़ी मस्ती थोड़ा सा ईमान बचा पाया, थोड़ी मस्ती थोड़ा सा ईमान बचा पाया हूँ, ये क्या कम है मैं अपनी पहचान बचा पाया हूँ, थोड़ी मस्ती थोड़ी मस्ती थोड़ा सा ईमान बचा पाया हूँ,
ये क्या कम है मैं अपनी पहचान बचा पाया हूं, और मैंने सिर्फ उसूलों के बारे में सोचा भर था। मैंने सिर्फ उसूलों के बारे में सोचा भर था, कितनी मुश्किल से मैं अपनी जान बचा पाया हूं। मैंने सिर्फ उसूलों के बारे में सोचा भर था, कितनी मुश्किल से मैं अपनी जान बचा पाया हूं। और कुछ उम्मीदें, कुछ सपने, कुछ महकी महकी यादें, कुछ उम्मीदें, कुछ सपने, कुछ महकी महकी यादें, जीने का मैं इतना ही सामान बचा पाया हूं। कुछ उम्मीदें, कुछ उम्मीदें, कुछ उम्मीदें, कुछ सपने, कुछ महकी महकी यादें, जीने का मैं जीने का मैं इतना ही सामान बचा पाया हूं। और एक शेर है इसमें, जीने का मैं इतना ही सामान बचा पाया हूं, और इसकी कीमत क्या समझेंगे ये सब दुनिया वाले। इसकी कीमत क्या समझेंगे ये सब दुनिया वाले, अपने भीतर मैं जो एक इंसान बचा पाया हूं। इसकी कीमत क्या समझेंगे ये सब दुनिया वाले, अपने भीतर मैं जो एक इंसान बचा पाया हूं। थोड़ी मस्ती, थोड़ा सा ईमान बचा पाया हूं। ये क्या कम है मैं अपनी पहचान बचा पाया हूं। और एक बदला और तीन शेर और सुनिएगा। कि किसी के आशिया में आग तो तुमने लगा दी है, किसी के आशिया में आग तो तुमने लगा दी है, छतों से छत लगी है दूर तक इसका पता भी है। किसी के आशिया में आग तो तुमने लगा दी है, छतों से छत लगी है दूर तक इसका पता भी है। और बड़ी तकलीफ देता है तुम्हारा बेखबर रहना, बड़ी तकलीफ देता है, बड़ी तकलीफ देता है तुम्हारा बेखबर रहना, पता होते हुए सब कुछ कहां पर क्या खराबी है। बड़ी तकलीफ देता है, बड़ी तकलीफ देता है तुम्हारा बेखबर रहना, पता होते हुए सब कुछ कहां पर क्या खराबी है। और शेर सुनिएगा, पता होते हुए सब कुछ कहां पर क्या खराबी है, और कहां तक साथ दोगे तुम सफर में जानता हूं मैं। कहां तक साथ दोगे तुम सफर में जानता हूं मैं, तुम्हारा लक्ष्य तो केवल तुम्हारी कामयाबी है। कहां तक साथ दोगे तुम सफर में जानता हूं मैं, तुम्हारा लक्ष्य तो केवल तुम्हारी कामयाबी है। और एक शेर है कि मेरी आंखें, मेरी आंखों में देखो झांक कर क्या सोचता हूं मैं। मेरी आंखों में देखो झांक कर मैं, मेरी आंखों में देखो झांक कर क्या सोचता हूं मैं, मेरे चेहरे पे मत जाओ वहां थोड़ी उदासी है। मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो झांक कर क्या सोचता हूं मैं, मेरे चेहरे पे मत जाओ वहां थोड़ी उदासी है। किसी के आशिया में आग तो तुमने लगा दी है, छतों से छत लगी है दूर तक इसका पता भी है। तो मेरा मेरा ख्याल है कुछ बातें लोगों तक पहुंच रही हैं। कल्पना जी, मैं तो जी बिल्कुल। मैं तो कमेंट नहीं पढ़ पा रहा। नहीं, सभी लोग लिख रहे हैं। सत्येंद्र चलिए सिंह कोई बात सत्य नहीं, जी लिख रहे हैं, वाह वाह क्या बात है। सब लिखे। सुमन कुमारी कह रही है चलिए सुनिए वाह अब क्या आप। बात है। और लक्ष्य केवल कामयाबी है, अनुरागी सर बोल रहे हैं, चंद्रिका प्रसाद अनुरागी, बहुत ही उनको जी जी हृदय सुनिए स्पर्शी लगा। सुनिए, अब महावीर आप सिंह एक वीर एक जी। मतला और तीन शेर और हम्म, सुनिएगा। जी जी स्वागत है। वही आपके आसपास की बात है कि कुछ महकते फूल तो कुछ चांदनी हो जाएंगे, कुछ महकते फूल तो कुछ चांदनी हो जाएंगे, कुछ महकते फूल तो कुछ चांदनी हो जाएंगे, ये जो सपने हैं किसी दिन जिंदगी हो जाएंगे। कुछ महकते फूल तो कुछ चांदनी हो जाएंगे, ये जो सपने हैं किसी दिन जिंदगी हो जाएंगे। और शेर सुनिएगा कि ये तड़प, ये अनमनापन और ये बेचैनियां, ये तड़प, ये अनमनापन और ये बेचैनियां, ये सभी लम्हे किसी दिन कीमती हो जाएंगे। ये तड़प, ये तड़प, ये अनमनापन और ये बेचैनियां,
ये सभी लम्हे किसी दिन कीमती हो जाएंगे। और शेर सुनिएगा कि रास्ते की अड़चने ही रास्ता दिखलाएंगी, रास्ते की अड़चने ही रास्ता दिखलाएंगी, ये अंधेरे ही किसी दिन रोशनी हो जाएंगे। रास्ते की अड़चने ही रास्ता दिखलाएंगी, रास्ते की अड़चने ही रास्ता दिखलाएंगी, ये अंधेरे ही किसी दिन रोशनी हो जाएंगे। और इसका एक शेर और है, रास्ते की अड़चने ही रास्ता दिखलाएंगी, ये अंधेरे ही किसी दिन रोशनी हो जाएंगे। और शेर है कि शक्ति का उद्गम बनेंगे आज के संघर्ष ही, शक्ति का उद्गम बनेंगे आज के संघर्ष ही, मन के ये विश्वास ही संजीवनी हो जाएंगे। शक्ति का उद्गम बनेंगे आज के संघर्ष ही, मन के ये विश्वास ही संजीवनी हो जाएंगे। कुछ महकते फूल तो कुछ चांदनी हो जाएंगे, ये जो सपने हैं किसी दिन जिंदगी हो जाएंगे। ये तड़प, ये अनमनापन और ये बेचैनियां, ये सभी लम्हे किसी दिन कीमती हो जाएंगे। और रास्ते की अड़चने ही रास्ता दिखलाएंगी, ये अंधेरे ही किसी दिन रोशनी हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर, ये अंधेरे ही किसी दिन रोशनी हो जाएंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मार्ग की विकटताएं ही जीवन में उज्जवल भविष्य की ओर ले जाती हैं। बहुत ही सुंदर, प्रेरक, शिक्षादायक। आपकी समस्त गजलें जब ध्यान से सुनती हूँ तो उससे कोई ना कोई संदेश मिलता है, मानवता से भरी बातें होती हैं। कुछ देर और सुनिएगा, शायद अच्छे लगे। जी जी जी, स्वागत है। देखिए, मैं अपने दोस्तों से कुछ कड़वी बातें भी कह देता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि मीठी मीठी बातों से आपका कुछ नहीं होने वाला। बाकी मुझे कहने की जरूरत नहीं। उसके मैं जो गजलों से, अगर गजलें कुछ आपको अच्छी लग रही हैं तो शायद मेरी बातें भी अच्छी लगेंगी। मैं आपसे कितनी भी मीठी अच्छी बातें करूं, मेरी गजलें अगर आप तक नहीं पहुंच रही तो उसका कहना सुनना सब बेकार है। और इसमें खासतौर से भाषा के बारे में, हमारे जो मित्र हैं, गजलों की भाषा के बारे में मैं इसलिए फिर दोबारा से कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूजन का, भ्रम का शिकार हैं। उसका कारण भी यही है कि लोग जो है वो अपने घर में जो है वो बनी वो भी जो है घर में बनाना पसंद नहीं करते, रेडीमेड चीजें लेने मिल जाए उनको। वो अपने आप खुद बना के किसी चीज को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। आप दूसरों से बेहतर बना सकते हैं। तो ऐसे ही जब आप रेडीमेड जो भाषा, उर्दू गजल की भाषा जो है वो रेडीमेड भाषा है। वहां पर जो दुष्यंत की जो गजलों की लोकप्रिय होने का सबसे बड़ा कारण सिर्फ ये है कि उन्होंने, उनका जो कंटेंट है, उनका कंटेम्प्रेरी, समकालीन जो उनकी वेदना थी परिस्थितियों को लेके, उसको उन्होंने पूरी तरीके से परफेक्टली उसको बयान, अपने दर्द को बयान कर पाए। उस समय, आज से 40 वर्ष पहले, 1975 में उनका निधन हो गया था। बल्कि वो गजलें जो लिखी गई हैं वो बहुत लंबा काल नहीं है उसका, साल 1.5 साल के बीच में लिखी गई है। लेकिन एक बात मैं फिर दोबारा से कहना चाहता हूं सभी दोस्तों के लिए, सुने इस बात को ध्यान से। बहुत सारे लोग जो भ्रम का शिकार हैं कि दुष्यंत आसमान से टूटे थे और उन्होंने जो रात रात में गजलें कहना सीख लिया था, और ऐसा नहीं था। दुष्यंत ने 25 वर्ष लिए उस वहां तक पहुंचने में। उन्होंने जब साए में धूप उनका प्रकाशित हुआ 75 में, तो उसकी ध्वनि, चूंकि वो पहले ही बड़ी पत्रिकाओं में, दर्जयुग में, हिंदुस्तान में, सारिका में प्रकाशित हो चुकी थी, और उस समय ये जो पत्रिकाएं लाखों में छपती थी। तो बहुत बड़े वर्ग तक उनकी रचनाएं पहुंची। चूंकि वो गजलें वास्तव में एक बार पढ़ने के बाद अपने और वो खींचती थी। वो इसलिए खींचती थी क्योंकि उसमें वो सारी खूबियां थी जो किसी एक अच्छी कविता में हो सकती है। वो चौपाई में भी हो सकती है, दोहे में भी हो सकती है, गीत में भी हो सकती है, और मुक्त छंद में भी हो सकती है, अगर कोई समझे। हालांकि दुष्यंत ने जब लोगों से, जैसे आज भी लोग उनको भ्रम है ना, तो पूछा कि भाई गजलें आपने कैसे सी, कहां से की? तो उन्होंने एक लेख लिखा था, कल्पना एक पत्रिका थी उसमें। तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं ये गजलें मुझ पे नाजिल नहीं हुई हैं,
मैं 25 वर्ष से इसको पसंद कर रहा हूँ, 25 वर्ष से। और उसके बाद उन्होंने उस आलेख में 4.5 पन्ने का वो आलेख है, उन्होंने नई कविता के, मुक्तछंद कविता की जितनी कटु आलोचना सभ्य शब्दों में, साहित्यिक शब्दों में कोई व्यक्ति कर सकता है, उससे अधिक कटु आलोचना की। और वो तब की जबकि वो खुद फ्री वर्स के कवि थे। उससे पहले वो काफी जाने जा चुके थे। उनकी स्थापना कवि के रूप में फ्री वर्स के, लेकिन उनके मन में एक असंतोष था। और ये असंतोष क्यों था, ये उस लेख के बारे में मुझे ज्यादा, आप लोग कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। वो किताब जो दुष्यंत के निधन के बाद उनकी स्मृति में कमलेश्वर जी ने सारिका का मई 1976 में अंक प्रकाशित किया था, जिसमें वो लेख भी उनका समाहित है दुष्यंत जी का गजल के बारे में, अपनी गजल के बारे में। और वो जो पत्रिका का पूरा अंक एक पुस्तक के रूप में किताब घर प्रकाशन से प्रकाशित है, कमलेश्वर जी के संपादन में। तो जिन लोगों की रुचि है, वास्तव में अगर कोई देखे, बिना दुष्यंत को जाने आप कम से कम हिंदी गजल के करैक्टर को तो आप नहीं पहचान सकते। तो ये बात मैं इसलिए जोर देकर कहना चाहता हूं कि इन चीजों में आप अपनी जिज्ञासाओं को उस तरीके से शांत करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि किसी ग्रुप का एडमिन जो है वो कुछ आपको अधकचरी कुछ बातें सिखा रहा है और आप वहां पर उसमें अपना टाइम खराब कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको तारीफ कर रहा है। आपके और कुछ बहुत बहुत सारी चीजें हो रही है। मुझे मेरा विषय नहीं है, लोग सब समझते नहीं समझते तो उनकी ये उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं वाच कर रहा हूँ, बड़े माइन्यूटली वाच कर रहा हूँ। तो चलिए ये कुछ और पूछना है? हाँ, मैं एक प्रश्न प्रेषित करती हूँ और सभी मित्रों से आग्रह करती हूँ कि कार्यक्रम को शेयर करते चले। केवल कोठारी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जीवन सिन्हा जी, केवल कोठारी जी लिख रहे हैं, बड़े बेबाक तरीके से आप अपने वक्तव्य को रख रहे हैं। देवप्रिया अमन तिवारी जी अभिभूत हो रही हैं आपकी बातें सुनकर। सत्येंद्र सिंह सत्य जी असम से जुड़े हैं, वह भी वाह वाह लिख रहे हैं। सुमन कुमारी जी, बड़े यथार्थ से जुड़ी बातें आप बता रहे हैं और बहुत ही उम्दा और बढ़िया विवेचन चल रहा है, ज्ञानवर्धन चर्चा हो रही है। आदरणीय संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे पूरी तरह से, रवि प्रताप सिंह जी, पूरी तरह से आपके वक्तृता, आपके मंतव्य में अपनी सहमति दे रहे हैं और सभी लोग अभिभूत हैं। सुरेखा साहू जी अभी तुरंत जुड़े हैं, कह रहे हैं बहुत ही उम्दा विवेचन चल रहा है। तो आदरणीय जी बड़ी छोटी है, उसको सुनिए, सभी लोग सुने ध्यान से। मतलब आप देखिए, आप भाषा का लोग किस प्रकार से अपमान कर रहे हैं कि कभी भी आप कोई भी पुस्तक उठा के देखिए, हिंदी की पुरानी से लेकर, उसमें व्याकरण के में कॉमा और विराम लगाना एक व्याकरण का हिस्सा है, सौंदर्य का हिस्सा नहीं है। चिन्हों का लगाना, हाइफन लगाना और इंटरोगेशन लगाना, संबोधन वाला निशान लगाना, कॉमा लगाना, विराम लगाना, ये सौंदर्य के लिए नहीं है। ये भाषा को सुदृढ़ करने के लिए है, आपके अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए है कि कहां से कहां तक कौन सी बात है, कहां से कहां तक कौन सी बात है। लेकिन मुझे अफसोस होता है, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कविता में वो ऐसे लिखते हैं जैसे सीधे बस लकीर खींचते गए, कहीं कुछ उनमें अगर गजल है या गीत है तो क्यों नहीं लगाते उसमें? किसने ये बताया? किसने कहा कि आप मत लगाइए? आज किसी, भाई देखिए, पहले जब एक जमाना था कि सारी जो कंपोजिंग होती थी हाथ से होती थी, तो वहां पर वो जो कंपोजिटर होते थे उनके कर्मचारी होते थे और उसके जानते थे, भाषा के विषय में जानते थे कि कहां पर कौन पर लगाना है, और जो लगाया है तो उसमें लगाए। उसके बाद अब देखिए क्या हो गया है, समझे यहाँ सारे लोग कि आज की तारीख में लोग 1000 में से 999 आदमी जो किताबें छपा रहे, पैसा देके खुद छपा रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। उनको छाप कौन रहा है? पब्लिशर का सिर्फ एक बोर्ड होता है, वो प्रिंटर होता है। प्रकाशक नहीं, प्रकाशक का काम होता है पुस्तक को छाप के
लोगों तक पहुंचाना, वो आपसे पैसे लेता है, आपको किताब छाप आपको पकड़ा देता है, आप उसको प्रकाशक मान रहे हैं। उसका उसका जो कंपोजिंग कर रहा है, वो उसको जो समझ में आया उसने कर दिया। अब आपने उसको नियम बना लिया कि नहीं साहब, हम तो उसमें कॉमा, उसके गजल के शेरों में कॉमा नहीं लगाएंगे, विराम नहीं लगाएंगे। ये कौन सी बात हुई भाई? गीतों में भी तमाम जगह में देख रहा हूँ उसको। और इसका इसका नुकसान क्या होता है, बहुत सारे लोग जहीं कि उसके बिना कैसे अगर कॉपी करके भेजते हैं तो वो शब्द सारे मिल जाते हैं, एक एक वो टेक्स्ट के स्टेंजा में हो जाता है, और दूसरा आदमी इसको अलग नहीं कर सकता। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस बात पर मुझे गुस्सा भी इसलिए आता है कि हमारे हिंदी वाले लोग, भाई आप भाषा के बारे में अगर इतनी बेसिक भी अगर उसकी इज्जत नहीं कर सकते हैं, तो बाकी फिर क्या क्या और क्या उम्मीद की जाए? और आपके पास कोई तर्क भी तो हो, कोई तर्क भी तो हो। तो मैंने मेरा जो ग्रुप है गजलों की दुनिया, मैंने वहां पर पहले मैं लोगों को ऐसी प्यार मोहब्बत से कहता था तो समझ में नहीं आता था। अब मैंने नियम बना दिया वहां पे, अब जो नहीं उसमें नहीं लगाएगा, मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, उसको कभी नहीं कभी प्रकाशित नहीं करता उसको। जी। जी, बहुत ही आपने महत्वपूर्ण बातें की कि कॉमा, फुल स्टॉप, ये जो जितने भी आश्चर्य सूचक चिन्ह है, ये सभी हमारे भाव अभिव्यंजना के माध्यम हाँ, व्याकरण का सहज इनका प्रयोग जो है वो हमारी भाव, हमारे विचार को अभिव्यक्त करता है, इसलिए उन्हें लगाना अति आवश्यक है और इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और बिना व्याकरण सम्मत अगर वह सही नहीं है तो वो साहित्य की कोटि में कदापि नहीं आ सकता। एग्जैक्टली, यही बात। हाँ सर, आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी का एक प्रश्न है कि बहरें कितनी प्रकार की होती हैं? सामान्यतः कितने प्रकार की बहर प्रचलित है, प्रचलन में है? देखिए इसमें अगर अगर मैं उसकी गणना करके आपको बहरों की इतनी बहर होती है उनके नाम बताऊंगा, तो वो तो यहाँ उससे कोई इनका जो लिख रहे हैं 50 साल से, उनको भी नाम याद नहीं होते। बात ये होती है कि उसके जो बहर होती है, एक निश्चित बहर है, और वो जो बहरों का जो बहर जो बनती है, ये समझ लेना चाहिए कि बहर होता क्या है। बहर उसके एक रुक्न होते हैं। रुक्न का मतलब ध्वनिखंड होते हैं। जैसे फेलुन है, फाइलुन है, फाइलातुन है, मफाइलुन है, फौलुन है, फऊलुन। तो फऊलुन ऐसे जब उनको अरकान को पढ़ेंगे आप, तो उससे एक ऑटोमेटिकली एक लय बनती। तो ये जो अरकान, बहर को जो व्यक्ति अरकान से नहीं समझता है, रवि प्रताप जी से मैं खास तौर से कह रहा हूँ, जो बहुत सारे ग्रुप वाले इसलिए लोगों को खराब कर रहे हैं। मैं लोगों को पूछता हूँ कि बहर क्या है, बोले साहब 11 21 22 11 21, मैंने ये कौन सी बहर होती भाई? भाई या तो बताइए। मफाइलून है, फेलुन है, फेलुन है, मफाइलून है, मुतफाइलून है। बात जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, आप 11 22 जिंदगी में कभी नहीं कोई समझ पाए। और इसमें देखिए दूसरा और भी बहुत सारा लोग कर रहे हैं। कई लोग कर रहे हैं, वो उसमें उसमें जैसे बहर है तो उसमें कम से कम उसमें चार जो रुकन, 4 5 रुकन तो होती है। कई लोगों के साथ छोटी बहर है, वो उनके दो दो रुकन कर, 2 रुकन लेके फेलुन फेलुन, दूसरा फेलुन। ये बहर नहीं होती, ये एक मजाक कर रहे हैं लोग। बात वही कि चूंकि जब किसी को कुछ नहीं पता, भाई हिंदी वालों को आप मुझे बताइए, ईमानदारी से लोग कहें, हिंदी वाले कितने हैं जो मैं जिन बातों को कह रहा हूँ, संकेत दे रहा हूँ, वहां जिम्मेदारी से उनको जानते नहीं जानते? और इसलिए नहीं जानते क्योंकि जानने की कोशिश नहीं करते। ये बात है। तो बहरे, मेरा ख्याल है जो लोग जैसे मैं भी लिख रहा हूँ, तो लगभग 10 12 ऐसी बहरें हैं जिसमें लोग लिख रहे हैं। और उसके लिए बहर लिखने के लिए आपको भ्रमित तब होते हैं जब आप किसी उर्दू के पुराने शायर को, ऐसे शायर को जो गा के तरन्नुम में पढ़ता है, तब आप भ्रमित होते। वो किसी ऐसी उनका वो जो उनके तो बहुत सारे ऐसे तमाशे भी होते हैं उसमें, जिसमें कि ऐसी बहरें होती हैं जिनको कि वहां वहां पर बहुत सारा समय है लोगों के पास। तो उसके लिए उसमें एक कंपटीशन जैसे, तुम इसमें लिख के दिखाओ तो दिखाओ। तो उसके उसके लिए ऐसी 10 12 बहरें ऐसी ऐसी हैं जिसमें कोई आदमी अगर 4 5 6 बहरों में भी लिख लेता है तो बड़ी बात है इसमें।
लेकिन उनको ठीक से उनको परफेक्टली समझ ले उसमें। मैं तो देख रहा हूँ कई लोग हैं जिन्होंने सिर्फ दो बहरों में पूरी जिंदगी उन्होंने, लेकिन बड़े समझा तो उसको। भ्रमित मत होइए कि किसी को गाते सुना, भाई गा के आप उसको बहर को समझें, ये बहर है, ये इसके अरकान है और ये इसकी तख्ती, तब तो आप ठीक है। सिर्फ उसने गाया तो बहुत सारी बहरें ऐसी ऐसी हैं जिनके के उनका मीटर सेम है, मीटर तो सेम है, लेकिन उसके अरकान अलग अलग है। तो अब लोग क्या करते हैं, एक शेर के एक मिसरा एक बहर में, दूसरा मिसरा दूसरे बहर में। जैसे हमारे मात्रिक छंद होते हैं, मात्रिक छंदों में कोई निश्चित क्रम नहीं होता मात्राओं का, ये सुविधा बहरों में नहीं है जी। बहुत ही सुंदर जानकारी आपने दी है। केवल कोठारी जी लिख रहे हैं कि अनुकरणीय सुझाव, और सुमन कुमारी जी कह रही हैं बिल्कुल सही कहा आपने, और आदरणीय संस्थापक और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लिख रहे हैं जी सर सही कह रहे हैं आप, सहमत हैं आपसे। और केवल कोठारी लिख रहे हैं सुंदर जानकारी। देवप्रिया जी भी अभिभूत हो रही हैं, और महावीर सिंह जी वीर जी भी कह रहे हैं कि बहर के बारे में लीक से हटकर कोई नया प्रयोग करना गजल है क्या, वो लिख रहे हैं। देखिए ये प्रयोग आप करते हैं, ये कौन रोक रहा है आपको? भाई आपको देखो, अगर आप कुछ भी करके, आप कुछ भी कीजिए, ये कोई संविधान में कोई लॉ थोड़ी बना है, कोई उसकी धारा थोड़ी है कि आपको ऐसे लिखना है। आप किसी को लिखिए, वो अलग बात है। प्रयोग जो है, प्रयोग सारे जो हो सकते हैं वो भाषा के स्तर पर, शिल्प के स्तर पर जो प्रयोग है, शिल्प वही रहेगा। अगर आप शिल्प के उस पर कुछ कर रहे हैं तो आप तो अपनी नादानी दिखा रहे हैं। बाकी जो प्रयोग होते हैं वो कंटेंट के, दुष्यंत क्या है, दुष्यंत ने जो प्रयोग नहीं था उनका। प्रयोग तो आदमी ऐसे देखा उसे देखने के लिए, नहीं ये देखेंगे ठीक है यार, ऐसे नहीं था। दुष्यंत ने जो लिखा पूरी जिम्मेदारी से लिखा उसको, और हमेशा के लिए लिखा। ये नहीं कि यार छोड़ो यार बाद में फाड़ के फेंक देंगे, नहीं लोगों ने पसंद किया तो फाड़ के फेंक देंगे, ऐसे नहीं होता। तो प्रयोग का मतलब सिर्फ खाली उथल पुथल करने के लिए है, या किसी को जैसे किसी को गाली देना है, या ठोकर देना है, ठुकरा देना है, आहत करना है, ये चीजें ठीक नहीं है इसमें। मतलब ये सरसरेपन से जो है, वैचारिक स्तर पर कोई बात है, प्रयोग कोई वैचारिक स्तर पर है, लेकिन वो सारे बातें तभी आपकी सुनी जाएंगी जब जो गजल की जो फॉर्म की जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, उसमें आप कह पाएंगे। और उसमें ये दुष्यंत ने ये साबित किया है, दुष्यंत ने सिर्फ यही साबित किया है कि लोग जो कन्वेंशनल उर्दू वाले लोग एक बहुत लंबे समय तक, वहां पर उस्तादों की परंपरा आज भी है, आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उस कन्वेंशन से नहीं निकल पा रहा है। उस्ताद के पास जाता है तो उस्ताद सबसे पहले उसको जो है वो उसको फारसी सिखाने की कोशिश करता है, सिखाने की। उसको उस फारसी को मैं तो कहता हूँ उन लोगों से कहता हूँ, मैंने कहा तुम्हारी ये जो फारसी लिखी डायरी में टाइम मर जाएगी, कोई नहीं इनको पढ़ने वाला है, कोई सुनने वाला नहीं है। और जो हमारे उर्दू के सब लोकप्रिय जो पहचाने हुए लोग हैं, वो आप देखिए उनकी किताबें सब हिंदी में आ रही हैं, सारी पुस्तकें हिंदी में प्रकाशित हो रही हैं, और वो उस भाषा में लिख रहे हैं जो उनको सुन कौन रहा है, कौन सुन रहा है? हिंदी वाले सब वर्ग सुन रहा है उनको। तो ये वास्तविकता है जिनको अगर हम ठीक से समझ पाते हैं तो मेरा ख्याल ये है कि आगे बढ़ने में इसमें जो खासतौर से जो लोग गजल कहने में रुचि रखते हैं, और एक इसमें ये भी समझ लेना चाहिए कि ये अब एक भाषा बन गई है कि गजलकार का मतलब है हिंदी का व्यक्ति, और शायर का मतलब कोई भी शायर जो है, अगर गजलकार कह रहा है तो वो आपको पहचान दे रहा है कि आप हिंदी के व्यक्ति, अगर शायर कह रहा है तो वो उर्दू वाले को शायर कह रहा है। ये भाषा इसको समझती है। बिल्कुल सही। सभी से मैं निवेदन कर रही हूँ कि प्लीज कार्यक्रम को शेयर करते चलें ताकि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम को देख सकें, और गजल के संबंध में जितनी भी उनकी जो जिज्ञासाएं हैं, जो बारीकियां, वो अगर जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमारे इस कार्यक्रम को देखें। सर केवल कोठारी जी एक श्रेष्ठ गजलकार हैं, वो लिखते हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रेम या श्रृंगार पर लिखी जा रही आज के अधिकांश गजलें
संवेदनहीनता के स्तर पर पहुंच गई हैं और सामाजिक विषयों पर बेहतरीन गजलों को श्रोता नहीं मिल रहे हैं, या ये कहें कि प्रेम प्रसंगों पर लिखी भोड़ी गजलों को श्रोता सहज स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे में सार्थक विषयों पर गजल लेखन को अग्रण पंक्ति में खड़ा करने के लिए क्या आज प्रयास हो रहे हैं, और नहीं तो दूसरे विषय पर गजलों का आखिर भविष्य क्या है? देखिए, पहले तो इनका ये प्रश्न ही जो है ना, ये ठीक नहीं है। गजलों का कोई भविष्य नहीं होता, गीत का कोई भविष्य नहीं होता, भविष्य आदमी का होता है। गजल का क्या भविष्य होना है? गजल कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि उसको जो है कोई मार डाले या कोई उसको जिंदा कर दे, या उसको कल गजल को मालूम पड़ा जो है वो अंबानी की यहाँ नौकरी कर रही है, ऐसा तो नहीं होगा, या गजल एमएलए हो जाएगी मेरी, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये सारी दूसरा ये जो है, ये इतने बड़े कैनवस पे टिप्पणी की साहब, जो प्रेम गजल लिखी जा रही है या नहीं लिखी जा रही है, आप पढ़िए, आपका अध्ययन कम है, आप ठीक से जानिए, बहुत कुछ बहुत अच्छा लिखा जा रहा है हिंदी गजल में भी, उर्दू गजल में भी, समकालीन जो हमारा कंटेंट है, हमारी बहुत सारी जो बातें हैं, और उसको सबसे अगर नहीं उनको मिला तो मेरी गजलें पढ़े तो उनको पता चलेगा क्या लिखा जा रहा है। आपको बहुत सारे फंडामेंटल वहीं से क्लियर, आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप अपने एक छोटे से किसी उसमें वहां से जुड़े हुए और आपकी धारणा एक बन गई है कि ऐसा हो रहा है। भाई कितना लिखा जा रहा है? कोई आदमी ये दावा कर सकता है कि मैं पिछले 40 वर्ष से मैं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मैं 100% लोगों को जानता हूँ या 100% लोगों को मैंने पढ़ा है, नहीं। लेकिन जो एक्टिव लोग हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया में रहे, चाहे वो सोशल मीडिया पे रहे, तो जो एक्टिव लोग हैं वो कहीं आते हैं, लाइट में आते हैं, तो उससे उससे पता चलता है। तो ये जो बात है, ये टिप्पणी जो सार्वजनिक जो टिप्पणी जो है ना, उनका एक उनकी अपनी धारणा पर है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा अभी उनका एक्सपोजर नहीं है, कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़े तो उससे उनके ये फंडामेंटल क्लियर होंगे, ऐसा नहीं है। बहुत समकालीन विषयों पर बहुत, और देखिए ये विषयों पर गजल जो है ना, वो विषयों पर निबंध की तरह नहीं लिखी जाती है। किसी एक शेर में आप उस संवेदना से, किसी घटना से हवाला होगा आपका, वो समझने वाली बात होती है उसको। वो निबंध की तरह नहीं होता है कि गाय के 2 सींग होते हैं, 2 कान होते हैं, 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, गाय इतना दूध देती है, ऐसे नहीं होता कविता में, संकेतों में चीजें होती हैं। तो मेरी गजलों में जो 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 चित्र आ रहे हैं, ये जो है वो सारी अनुभूतियां और उससे उनसे जुड़ी हुई है, जीवन से जुड़ी चीज है। मैंने अभी उन्हें गहन अध्ययन की जरूरत है केवल कोठारी जी को, और अभी वो पढ़ ही रहे हैं, उनकी जो धारणा बनी वो आपके समक्ष प्रस्तुत किए। और सत्येंद्र सिंह सत्य जो है वो हमारे प्रधान समीक्षक हैं शब्दाक्षर पेज के, और उनका शब्दबद्ध रचनाएं लिखते हैं, गजल गीत भी सिद्धहस्त हैं। उन्होंने एक प्रश्न निवेदित किया है सर कि गजल में मतले का निर्धारण कैसे करें, मतले के काफिये को रखने के पूर्व क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मतला तो उसका आधार वहीं से गजल शुरू होती है, पर गजल तो मतले से शुरू होती है, और उसके लिए गजल कहने के लिए कुछ नियम है, काफियों के नियम है, ये सारे तो यहाँ बयान हो नहीं सकते। काफियों के नियम है, रदीफ का नियम है, बहर है उसका। तो फिर वही बात आती है कि दुष्यंत ने एक चीज और लिखी है उसमें आलेख में, कि मेरी पीड़ा गायन के रास्ते बाहर आना चाहिए। मेरी पीड़ा गायन के रास्ते बाहर आना चाहिए, गुनगुनाहट, गायन नहीं बल्कि गुनगुनाहट के रास्ते, मेरी पीड़ा गुनगुनाहट के रास्ते बाहर आना चाहिए। ये बड़ी छोटी सूक्ष्म बात है, लेकिन समझना चाहिए इसको कि गुनगुनाहट की संगीत की ताकत कितनी है। संगीत की ताकत यह है कि आज आपसे 20, 25, 30 साल पहले कोई गाना आपने सुना है, आपको अच्छा लगा, आपकी स्मृति में रह गया, आज धुन बजेगी तो आप उसके साथ साथ गाने लगे। ये ताकत संगीत की है। हमारा जो हमारा हार्ड डिस्क है, ब्रेन है, यहाँ पर जो चीजें हैं वो किस रूप में संरक्षित हैं, इसको भी समझने की जरूरत है। जैसे कंप्यूटर में होता है, उसी तरीके से वो जो भावों के रूप में वहां संरक्षित है, भाव से आपके पास जो शब्द आ रहे हैं, वहां पर कोई माइंड में डिक्शनरी नहीं है, माइंड में शब्दकोश नहीं खुला हुआ। चित्र आपसे कि
कि आपने आपने कुछ कहना चाहा, वहां पर वो भाव के रूप में पहचान होती है वहां से। ये बात है। आदरणीय, आप कुछ गजल या शेर अब थोड़ा हाँ जी, हाँ प्रस्तुत जी। करते हैं। तो मेरा हमारा जी हमारा टाइम तो पहले ही पूरा हो चुका है, और जी 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 बल्कि और 20-25 मिनट ऊपर भी हो गए हैं। लोग जी जी। बोर हो रहे होंगे, तो मैं देखिए एक दो गजलों के शेर सुना के मैं इसको आपसे विदा लेना चाहता हूँ। और मुझे जी वो मित्र क्षमा करें जिनको मेरी बातें कुछ, उनको लगा हो कि रावत साहब ने जो है आगे जो है हमको कैसी किस कड़वी भाषा में बातें की। लेकिन मेरा ख्याल है मैंने बातें बातें ठीक की हैं। आप उसको दोबारा इस वीडियो को देखिएगा और सोचिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरी ये जो अगर मेरी आवाज में तलखी है तो वो मेरी पीड़ा है, उन लोगों को लेके पीड़ा है जो कि इमिटेशन इमिटेट मत करिए। आप रचनाकार, कोई रचनाकार है, आपकी जिम्मेदारी है। अब अपनी जिम्मेदारी को समझिए और आगे बढ़िए, तो आपको बहुत सम्मान मिलेगा और आपकी बहुत सारी बातें समझ में आए। मुझे नहीं पता कितने लोग इसमें मेरी बातों तक समझने की कोशिश करेंगे या गहराई से लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है, मैं गुरु अपने अनुभव से की कहता हूँ। बातें जितनी कड़ी होती हैं, गुरु की बातें जितनी कड़ी और कड़वी होती हैं, वो छात्र के लिए, शिक्षक के लिए उतने ही लाभदायक भविष्य में सिद्ध होती है। और आप हमारे लिए गुरु हैं, इसलिए आपकी बातें अगर कटु है तो निश्चित है हमारा भविष्य उज्जवल है। तभी हम आप हमें सिखा रहे नहीं, एक हैं चीज और भी सही देखिएगा, सही। एक चीज और भी देखिए, मैं कोई उस्ताद नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जो है, मेरा ये कोई प्रोफेशन हो लोगों को सिखाना, ऐसा नहीं है। मैं अभी भी एक जिज्ञासु हूँ, मैं भी उसमें सब आगे, क्यों गजल का रास्ता जो है ना वो बहुत इतना गहन है। कविता का सबका ही है, गजल कह के शायद मैं उसको छोटा करता हूँ। ये तो कविता की कोई भी फॉर्म होगी, उसमें आप जितना उसमें घुसते जाएंगे, जानते जाएंगे। और दूसरी बात ये होती है, देखिए हम जहाँ पर आज खड़े हैं, साहित्य के क्षेत्र में, तो वहां हम लाइन में सबसे पीछे लगे। ये सोचिए, अब हमसे आगे कितने लोग हैं, हमसे आगे कितने बड़े बड़े, कितने महान लोग हैं, हम तो लाइन में सबसे पीछे लगे हुए। हमारी हैसियत क्या है, हमारी कोई सत्येंद्र हैसियत सिंह क्षमा कीजिएगा सर, सत्येंद्र सिंह सत्य जी कह रहे हैं कि उनका प्रश्न जो है वो अधूरा ही रह गया। उनका प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है कि मैं मतले के काफिए बंदिश के बारे में जानना चाह रहा था। भाई देखिए, बता रहा हूँ, ये काफिया की बंदिश ये इतना छोटा विषय नहीं है कि जो मैं यहाँ पर उसका जवाब दे सकूं। पहले काफियों मिलाने के नियम जब तक आप नहीं जानेंगे, इस बेसिक प्रॉब्लम में समझ गया, आपको काफिया मिलाने का जो नियम है, वो काफिया का कौन सा वर्ण कैसे मिलता है, स्वर मिलता है, ये आपको जानना पड़ेगा किसी जानकार से। मैं बताना चाहूंगा तो बहुत सारा खराब हो जाएगा, और वो ये इस तरीके से मैसेज बॉक्स में या इस तरीके से फोन पे बात करके वो चीज समझ में नहीं आती। बात छोटी सी है, लेकिन उसको चूंकि एक सांचे में ढले हुए हैं। एक हमारे बहुत सारी, एक जो हमारे दुष्यंत के बाद की जो पीढ़ी है, दुष्यंत सारी चीजों को जान के आए थे, उसके उनसे प्रेरित होकर लिखने वाली जो पीढ़ी है दुष्यंत कालीन की, उनको कुछ नहीं पता। तो उन्होंने बहुत सारे उसमें प्रयोगों के नाम पर बहुत सारी ऐसी गलत उसमें गलतियां की हैं। अब लोग उनको पकड़ के बैठे, उन्हीं को उसको चलना का काफिया करना से मिला रहे हैं। उसका 100 बार कह दिया भाई ये काफिया नहीं होता। करना करना और डरना काफिया, करना डरना मरना हरना ये सब काफिया होते हैं, चलना और करना नहीं होते, चलते और बनते काफिया नहीं होते। लेकिन सब लोग उसको मिला रहे हैं। तो भाई आप मिलाइए ये चीजें। मेरे कहने का मतलब है कि सत्यन जी से कहिए कि उनको ये इन काफियों के बारे में, उसको किसी जो जानकार आदमी है उससे ठीक से जब एक बार समझ लेंगे, तो बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी सी बात है। और उसके लिए मैंने एक और कहा था कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो रामचरितमानस के काफिये देख लीजिए कैसे मिले, आप वैसे मिलाइए। रामचरितमानस में जो तुलसी ने काफिये मिलाए, अगर आप वो भी समझ में आ गया, वहां पर भी उन्होंने जो काफिये अंतिम वर्ण, उससे पहले वाला वर्ण, उससे पहले वाला वर्ण, उसमें तीन तीन वर्ण तक तो मैंने चेक किए बहुत सारे, तो बड़े परफेक्टली है। उतनी भी समझ में आ जाती है। तो मुझे लगता है लोगों को ज्यादा भागने की जरूरत नहीं। जी आदरणीय, बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ। निसंदेह आपका जो मार्गदर्शन है वो, उसका अनुकरण हम सभी करेंगे। आपने हमारे बहुत सारे संशय और जिज्ञासाओं को शांत किया है।
हम अभिभूत हैं और मुझे काफी खुद के लिए भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं एक ऐतिहासिक कार्यक्रम की एक अभिन्न अंग बन चुकी हूँ। और मैं आपसे ये आग्रह करती हूँ कि आप कुछ अपने शेर अगर सुनाएं तो। हमारे मंच पे जुड़े हैं गौरी शंकर, आदरणीय गौरी शंकर भावुक जी, आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी, डॉक्टर राजीव रावत जी जुड़े हैं, सुमन कुमारी जी। राजीव राजीव जी हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं जी जी, इसीलिए वो उपस्थित हैं। केवल कोठारी जी और उसके बाद जीवन सिन्हा जी, ऐसे निरंतर लोग जुड़ रहे हैं। मैं उनका नाम उद्धृत नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि उससे कार्यक्रम जो है वो दिशा भ्रमित हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नाम तो नहीं। जरूरत नहीं है। चलिए अब मैं आपको कुछ शेर सुना देता कुछ हूँ। गजलें जरूर सुनाएं। रवि प्रताप जी बड़े लेकिन स्नेह से मैंने कर रहे आपसे हैं कहा कि था कि आप मैंने तैयारी बहुत की थी लेकिन यहाँ मुश्किल से मैं उसका 10% भी नहीं दे पाया, जी क्योंकि जी मुझे मालूम है एक घंटे बहुत गुंजाइश होती नहीं है। जी लेकिन जी। काफी है। ये साहित्य का काम ऐसा नहीं है कि पुरानी तरह लोग कवि सम्मेलन में रात रात भर बैठे के और उसमें सोते रहते थे, कुछ ऐसे नहीं। मैं कह रहा हूँ कॉम्पैक्ट घंटे भर का कार्यक्रम, 1 घंटा बहुत होता है। तो जी चलिए जी कुछ जल्दी गजलें जल्दी सुन। कुछ भी सुनाता हूँ आपको, सुनिएगा कि हमको मंजूर था जख्म खाते रहे। हमको मंजूर था जख्म खाते रहे, दोस्तों को मगर आजमाते रहे। हमको मंजूर था हमको मंजूर था जख्म खाते रहे, दोस्तों को मगर आजमाते रहे। और शेर सुनिएगा कि वो बुझाएं दिए उनका ये शौक था। वो बुझाएं दिए उनका ये शौक था, हमको ये शौक था हम जलाते रहे। वो बुझाएं दिए उनका ये शौक था, हमको ये शौक था हम जलाते रहे। और शेर सुनिएगा, हमको ये शौक था हम जलाते रहे। कोई रिश्ता तो तुमने बनाए रखा, कोई रिश्ता तो तुमने बनाए रखा, चाहे दुश्मन समझ के निभाते रहे। कोई रिश्ता तो तुमने बनाए रखा, कोई रिश्ता तो तुमने बनाए रखा, चाहे दुश्मन समझ के निभाते रहे। और शेर है कि हमने जाहिर किए दर्द तो क्या मिला, हमने जाहिर किए दर्द तो क्या मिला, तुमने अच्छा किया तुम छुपाते रहे। हमने जाहिर किए दर्द तो क्या मिला, हमने जाहिर किए दर्द तो क्या मिला, तुमने अच्छा किया तुम छुपाते रहे। और आखिरी है कि वो गजल हो गए, ये अलग बात है। वो गजल हो गए, ये अलग बात है, दर्द थे हम जिन्हें गुनगुनाते रहे। वो गजल हो गए, ये अलग बात है, दर्द थे हम जिन्हें गुनगुनाते रहे। हमको मंजूर था जख्म खाते रहे, दोस्तों को मगर आजमाते रहे। और सुनिएगा, एक गजल के 4-5 और शेर हैं कि ध्यान में तो फायदे नुकसान की बातें हैं, ध्यान में तो फायदे नुकसान की बातें हैं, लोग करते हैं मगर ईमान की बातें। ध्यान में तो फायदे नुकसान की बातें हैं, लोग करते हैं मगर ईमान की बातें। और रह गई हैं सिर्फ झगड़े का सबब बनकर, रह गई हैं सिर्फ झगड़े का सबब बनकर, भाइयों में खेत और खलियान की बातें। रह गई हैं सिर्फ झगड़े का सबब बनकर, भाइयों में खेत और खलियान की बातें। और एक शेर है कि कोई करता ही नहीं है बैठकर घर में, कोई करता ही नहीं है बैठकर घर में, अब किसी अच्छे भले इंसान की बातें। कोई करता ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है बैठकर घर में, अब किसी अच्छे भले इंसान की बातें। और शेर है कि खुशबुओं को छोड़ आई हैं बहुत पीछे, खुशबुओं को छोड़ आई हैं बहुत पीछे, कागजी गुल कांच के गुलदान की बातें। खुशबुओं को छोड़ आई हैं बहुत पीछे, कागजी गुल कांच के गुलदान की बात। और आखिरी है कि लोग अपनी प्रार्थनाएं याद रखते हैं, लोग अपनी प्रार्थनाएं याद रखते हैं, कोई सुनता ही नहीं भगवान की बातें।
लोग अपनी प्रार्थना याद रखते हैं, कोई सुनता ही नहीं भगवान की बातें। और ये 3 शेर और सुनिए, एक मतला और 2 शेर है। जी स्वागत है। मतला है कि डूब जाएगी उजालों में स्याही एक दिन, डूब जाएगी उजालों में स्याही एक दिन, पांव चूमेगी हमारे कामयाबी एक दिन। डूब जाएगी उजालों में स्याही एक दिन, पांव चूमेगी हमारे कामयाबी एक दिन, और छोड़ जाएंगी हमें विज्ञान की उपलब्धियां, छोड़ जाएंगी हमें विज्ञान की उपलब्धियां, काम आएंगे मगर तुलसी बिहारी एक दिन। छोड़ जाएंगी हमें विज्ञान की उपलब्धियां, काम आएंगे मगर तुलसी बिहारी एक दिन। और एक दिन बारूद सारी खत्म हो ही जाएगी, एक दिन बारूद सारी खत्म हो ही जाएगी, सरहदों से लौट आएंगे सिपाही एक दिन। एक दिन बारूद सारी खत्म हो ही जाएगी, सरहदों से लौट आएंगे सिपाही एक दिन। डूब जाएगी उजालों में स्याही एक दिन, पांव चूमेगी हमारे कामयाबी एक दिन, और छोड़ जाएंगी हमें विज्ञान की उपलब्धियां, काम आएंगे मगर तुलसी बिहारी एक दिन। और ये अपने 2-3 शेर पढ़ के इस सभा का समापन करते हैं। अल्पना जी, जी जी क्या ठीक जी जी रहेगा? स्वागत है। जी बिल्कुल। बिल्कुल। आज टाइम काफी हो गया, मुझे मुझे लग नहीं रहा था, काफी टाइम हो गया है। चलिए, हमारे मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने काफी देर तक सुना मुझे। मुझे और तो अच्छा सुनाने लगा। का और सुना सकते हैं सर, हम लोग को नहीं तो हमारे लिए ये एक नहीं, ऐतिहासिक कार्यक्रम। देखिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 2 घंटे सुना, इससे फर्क पड़ता है कि मैं आपको 2 मिनट भी, अगर 2 शेर भी सुनाऊं तो आप तक पहुंचे, मेरे लिए जी इतना जी इंपॉर्टेंट है आपकी कि जितने भी शेर हैं, जितने भी उसमें सब में इतनी बारीकी और इतनी मानवतावादी दृष्टिकोण से ओतप्रोत आपकी पंक्तियां हैं कि वो सीधे हृदय स्थल तक को स्पष्ट करती हैं। तो और इसी का नतीजा है कि इतने लंबे समय के बावजूद भी अक्षय बंसल जी, निशा चौधरी जी, आदरणीय हमारे संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह जी, और अनिल कुमार मोदी जी, सुमन कुमारी जी, जीवन सिन्हा जी, इस तरह निरंतर महावीर सिंह वीर जी और गौरी शंकर भावुक जी निरंतर लंबे समय से, अनिल कुमार मोदी जी सब लगातार जुड़े हैं और बार बार कमेंट करके बहुत ही उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं हमें। और दोनों तरफ से बड़ा ही सुंदर एक साहित्यिक परिवेश निर्मित हो गया है। आप सुंदर, इतनी सुंदर मार्गदर्शक बातें कर रहे हैं, बारीकियों को समझा रहे हैं, और उतनी ही व्यग्रता से, आतुरता से हमारे दर्शक सुन रहे हैं, और उनकी जितनी भी भ्रम है, जितनी भी संशय, उस पंक्तियों, उस जिज्ञासा को प्रश्न के स्वरूप यहाँ पे लिख भी रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि कार्यक्रम में सजीवता बनी हुई है, जीवंतता बनी हुई है। चलिए आप सुन लीजिए। जी जी गजल के कुछ शेर हैं कि अपने फल अपने फूलों से प्यार नहीं करते, अपने फल अपने फूलों से प्यार नहीं करते, वृक्ष कभी अपने दुख का इजहार नहीं करते। अपने फल अपने फूलों से प्यार नहीं करते, वृक्ष कभी अपने दुख का इजहार नहीं करते, और कितने ही फूलों में कोई गंध नहीं होती, कितने ही फूलों में कोई गंध नहीं होती, कितने ही फूलों में कोई गंध नहीं होती, लेकिन वो कांटों जैसा व्यवहार नहीं करते। कितने ही फूलों में कोई गंध नहीं होती, लेकिन वो कांटों जैसा व्यवहार नहीं करते, और पानी देकर बादल अपना फर्ज निभाते हैं। पानी देकर बादल अपना फर्ज निभाते हैं, पानी देकर बादल अपना फर्ज निभाते हैं, बादल धरती पर कोई उपकार नहीं करते। पानी देकर बादल अपना फर्ज निभाते हैं, बादल धरती पर कोई उपकार नहीं करते। और शेर है कि पर्वत पर्वत को ऊंचाई का अभिमान नहीं होता,
पर्वत को ऊंचाई का अभिमान नहीं होता, सागर अपने पानी का व्यापार नहीं करते। पर्वत को अपनी पर्वत को पर्वत को ऊंचाई का अभिमान नहीं होता, सागर अपने पानी का व्यापार नहीं करते। और चाहे जितने पत्थर फेंके जाएं इनकी ओर, चाहे जितने पत्थर फेंके जाएं इनकी ओर, किंतु पलटकर वृक्ष किसी पर वार नहीं करते। चाहे जितने पत्थर फेंके जाएं इनकी ओर, किंतु पलटकर वृक्ष किसी पर वार नहीं करते। और आखिरी सुन लीजिएगा आप, कि जो रिश्ते कस्तूरी जैसे महका करते हैं, जो रिश्ते कस्तूरी जैसे महका करते हैं, जग वाले उन रिश्तों को स्वीकार नहीं करते। जो रिश्ते जो रिश्ते कस्तूरी जैसे महका करते हैं, जग वाले उन रिश्तों को स्वीकार नहीं करते। अपने फल अपने फूलों से प्यार नहीं करते, वृक्ष कभी अपने दुख का इजहार नहीं करते। और कितने ही फूलों में कोई गंध नहीं होती, लेकिन वो कांटों जैसा व्यवहार नहीं करते। तो इन पंक्तियों के साथ, इन शेरों के साथ मैं आप सभी का पुनः अभिवादन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं अल्पना जी का और रवि प्रताप सिंह जी का विशेष रूप से, कि उन्होंने मुझे एक अवसर दिया अपने मित्रों से, साथियों से बातचीत करने का, जिसमें हो सकता है मैंने कुछ कड़वी बातें की हों, लेकिन मेरा ख्याल है मुझे अपनी बातें कहनी चाहिए थे, और मैं कह देता हूँ। मैं रचना में जो मुझे लगता है, मैं किसी की परवाह ज्यादा करता नहीं। अगर आप परवाह कर लिख रहे हैं और आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं, तो आप समझिए आप लिख नहीं रहे हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। और शब्दाक्षर का मंच आज धन्य हुआ। आप जैसे व्यक्ति को पाकर, आप जैसे महान गजलकार को हम लोगों ने प्रत्यक्ष सुना और इस पल को हम लोगों ने जिया एक साथ एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। मैं सबको, अपने समस्त सुधी दर्शकों को और आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी को जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और पुनः अभी मैं कार्यक्रम में विराम लगाती हूँ और पुनः मिलने की अभिलाषा के साथ, और अशेष धन्यवाद आदरणीय आपका कि आप शब्दाक्षर काव्य संध्या में आए और हमारे मंच की शोभा बढ़ाएं। शुभ रात्रि। धन्यवाद।